नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम को लेकर। पिछले वीडियो में हम संज्ञा को पढ़ चुके हैं और ये जो आज का हमारा वीडियो है वो सर्वनाम को लेकर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने इस टॉपिक को। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि जो सर्वनाम शब्द है ये किन से मिलकर बना है। देखिए, सर्वनाम की यदि बात करी जाए तो सर्वनाम शब्द को अगर मैं तोड़ूं, विग्रह करूं तो दो निकल कर आते हैं शब्द। एक निकल के आता है सर्व और एक निकल के आता है नाम। सर्व के बारे में आप जानते ही हैं, सर्व का अर्थ है सभी, और नाम को हम एक नाम से और जानते हैं, संज्ञा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब इसकी परिभाषा क्या बन के आई वो देखिए कि सभी नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। या कहा जाए तो सभी संज्ञाओं के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है वही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ठीक है, और एक चीज बता दूं कि संज्ञा के स्थान पर ये प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ये संज्ञा प्रतिनिधि भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा प्रतिनिधि। इसको हम क्या और कहते हैं? संज्ञा प्रतिनिधि। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सभी संज्ञाओं के स्थान पर जो प्रयोग हो जाए वो सर्वनाम है, या सभी नामों के स्थान पर जो प्रयोग हो जाए वही क्या है? सर्वनाम है। तो अब बात ये आ गई कि हम बड़ी मुश्किल से तो अब संज्ञा समझ पाए थे, संज्ञा को पढ़ पाए थे। इस संसार की प्रत्येक वस्तु का हमने नाम रखा है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें आवश्यकता पड़ी सर्वनामों की? सोचिए और आप विचार करके बताइए कि ऐसी सबसे मुख्य समस्या क्या थी कि हमको सर्वनामों की आवश्यकता पड़ी। जब हमने नाम रखा है किसी चीज का, किसी वस्तु का नाम रख दिया, तो हमें आवश्यकता क्या है? सर्वनामों की। सोचिए आप। चलिए देखते हैं। देखिए, मुख्यतः तो दो वजह है। वो क्या है वो समझिए। पहली वजह तो ये है कि अगर हम संज्ञाओं का प्रयोग करेंगे तो एक से अधिक अगर व्यक्ति बैठे हैं, एक से अधिक व्यक्तियों से किसी बात को कहने के लिए आपको बार बार उन सभी का नाम एक साथ ना लेना पड़े। जैसे अभी मान के चलिए कि आप किसी कक्षा में बैठे हैं और आप एक एक करके आप पूछना पड़ेगा, अगर संज्ञा है तो रमेश तुमने लिख लिया, सुरेश तुम अपना काम कर लाए, सीमा, गीता, बबीता, या आप जैसे भी क्लास के जितने भी नाम है सब का नाम लेकर ही तो पूछ पाओगे कि आपने कल का कार्य किया या नहीं किया, या आप इस जगह पर जाओगे कि नहीं जाओगे। लेकिन अगर सर्वनाम होता या है तो हम क्या कहते हैं कि तुम सबने, तो तुम शब्द ने क्या किया कि इतने नामों के स्थान पर कितना आ गया? एक अकेला आ गया। तो पहला स्थान तो ये है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि सर्वनामों का प्रयोग हम करते क्यों हैं? सर्वनाम की बात करी जाए तो वक्ता जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैंने अपने लिए किस शब्द का प्रयोग किया? मैं का। तो जैसे मैं हिंदी पढ़ाता हूं, मैं आगरा जाऊंगा, मैं पढ़ रहा हूं, तो ये जो आप मैं शब्द प्रयोग कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? वक्ता के लिए। तो वक्ता के लिए कभी भी हम संज्ञा लगा ही नहीं सकते। तो वहां पर हम जिन शब्दों को लगाते हैं वो क्या है? सर्वनाम। तो ऐसे समझिए कि प्रत्येक स्थानों पर संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो उन स्थानों पर भी जो आ जाएं वो सर्वनाम है, और जिन स्थानों पर इनका प्रयोग किया जाता है उस स्थानों पर तो संज्ञा आ ही जाएंगी। तो इसीलिए इसकी जो परिभाषा है वो क्या है कि सभी संज्ञाओं या सभी नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग कर लिए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो आपकी बात समझ में आई कि सर्वनाम क्या होते हैं। परिभाषा तो आपने बहुत सालों से पढ़ी है। ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वही क्या कहलाते हैं? वो सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन सर्वनाम की असली परिभाषा जो है वो आपने अच्छी तरीके से समझी होगी कि जहाँ पर संज्ञा आ सकती हैं या जिस स्थान पर संज्ञा नहीं आ सकती उन स्थान पर यदि प्रतिनिधि के तौर पर कोई शब्द आ जाए तो वही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जैसे वक्ता के लिए हम संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते। बोलने वाले की जब भी वाक्य में बात होगी तो वहाँ पर मैं ही आएगा, मैं के स्थान पर कोई नाम नहीं आ सकता। अगर दोगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी और की बात हो रही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम सर्वनामों का वर्गीकरण करते हैं। देखिए, सर्वनामों का वर्गीकरण करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अगर सामान्य तौर पर आप बोलोगे तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती हैं। चलिए अब अगला मेरा प्रश्न है
प्रकार कितने बताए आपने? 5। अब संज्ञा कितनी है इस संसार में? भाई संज्ञा अगर मैं प्रकार पूछूं तो इस संसार में कितने प्रकार की संज्ञा है? तो आप तुरंत बोलोगे 5 प्रकार की संज्ञा है। चलो अब मुझे बता दो कि इस संसार में संज्ञा कितनी है, या आपने व्याकरण में कितनी संज्ञा है, या आज तक आपने कितनी संज्ञाएं देखी हैं? नहीं बता सकते ना, क्योंकि संज्ञा अनगिनत है। तो यहां पर तो प्रश्न बनता ही नहीं कि संज्ञा कितनी है, व्याकरण में नहीं बनता। क्यों? गिन ही नहीं सकते, अनगिनत है। लेकिन सर्वनाम की ये दोनों ही चीजें बताई जा सकती हैं, प्रकार भी बताया जा सकता है और संख्या भी बताई जा सकती है। संख्या और प्रकार में अंतर होता है, ठीक है। जैसे किसी क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं तो वो क्या है? उनकी संख्या है। लेकिन अगर प्रकार पूछा जाए तो कुछ पुल्लिंग है और कुछ स्त्रीलिंग है, तो इस आधार पर उनके हमने क्या बना दिए? प्रकार। तो 2 प्रकार के बच्चे हैं लेकिन 40 हैं। तो ऐसे समझिएगा कि ये जो सर्वनाम के प्रकार होते हैं वो तो 6 हैं, लेकिन संख्या कितनी है इनकी? 11। ठीक है, बात समझ में आई? तो ऐसे समझिए कि सर्वनाम जो होते हैं वो हमारे हिंदी व्याकरण में मूल रूप से 11 होते हैं। प्रकार नहीं है, क्या है? ये सर्वनामों की संख्या है। तो मूल सर्वनाम कितने हैं? देखिए, मूल की बात करी जाए तो वे सर्वनाम जो किसी अन्य शब्द के योग से ना बने हो या जिनमें कोई हमने प्रत्यय जोड़कर ना बनाया हो, वो क्या कहलाते हैं? मूल सर्वनाम कहते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं, इनकी संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत आता है कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो 11 होती है। तो देखिए, मैं, तू, वह, यह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो और आप यहां पर देख पाएंगे 11 मैंने सर्वनाम लिख दिए। मैं, तू, वह, यह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, आप। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये कितने हो गए? मूल सर्वनाम 11 हो गए। अब ये मूल सर्वनाम है। अब बाकी के जो सर्वनाम आपने देखा होगा, बहुत सारे रूप दिखाई देते हैं, वो इन्हीं से बनाए जाते हैं। कैसे? मैं का बहुवचन कर दो, क्या हो जाएगा? मैं का बहुवचन हम, तू का कर दो तुम या आप, वह का कर दो वे, यह का कर दो ये, कोई को कर दो किसी, कुछ ऐसे रहने दीजिए, कौन का किसने, किसको, किससे। अभी तो मैं साधारण तौर पर जो का जैसा, वैसा, ठीक, अपना, ये सभी क्या है? आपके सर्वनामों के मूल वेद हैं। ये इनके कैसे हैं? परिवर्तित रूप हैं या यौगिक रूप हैं। ठीक है, और भी बन जाते हैं। किसी भी कारक की विभक्ति को यदि लगाओगे तब भी एक नया रूप निकल के आएगा। जैसे मैं के साथ ने लगाएंगे तो मैंने, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरे द्वारा, मुझ पर। इसी तरीके से वह के साथ उसने, उसको, उससे, उसके लिए, ये सभी क्या आ रहे हैं? इनके यौगिक रूप आ रहे हैं। तो आपको याद रखना है मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब इनके हम प्रकारों की बात करते हैं, सर्वनामों के प्रकार। ठीक है, चलिए, मैं इतना बिगाड़ दे रहा हूं, इनको लिखे रहने देता हूं। चलिए, प्रकार की अगर बात करी जाए तो प्रकार 6 है और संख्या इनकी 11 है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार हैं इनके 6। कितने? 6। अब ये किसके आधार पर प्रकार है? वैसे तो बहुत से लोग कहते हैं कि इनका प्रकारों को किस प्रकार से वर्गीकरण है, तो ये प्रयोग के आधार पर इनका वर्गीकरण है। तो सर्वनाम प्रयोग के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निजवाचक, तीसरा होता है निश्चयवाचक, चौथा होता है अनिश्चयवाचक, पांचवा होता है प्रश्नवाचक और छठा होता है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, ये क्या है? सर्वनामों के प्रकार हैं। और ये क्या है? सर्वनामों की संख्या है। दोनों को मैंने एक साथ में लिख दिया है। अब देखिए, पुरुषवाचक में कौन कौन से आते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, पुरुषवाचक में मैं आता है, इन्हीं में से उतार के दिखाऊंगा। तू आता है, वह आता है और आप आता है। ठीक है, या यह नहीं आता और यह आता है तो विशेष परिस्थितियों में आता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। निजवाचक की बात करी जाए तो यहाँ आता है आपका आप, निश्चयवाचक में आता है आपका यह और वह,
अनिश्चय में आता है कोई कुछ, और प्रश्नवाचक में आता है कौन क्या, और संबंधवाचक में आता है जो और सो। बात आपकी यहां तक समझ में आई? तो अब जरा आप देखेंगे तो समस्या एक थोड़ी सी ये निकल कर आई है कि यहां पर भी वह है और यहां पर भी वह है, अर्थात पुरुषवाचक में भी वह का प्रयोग हो रहा है और निश्चयवाचक में भी वह का प्रयोग हो रहा है। तो यही तो मैं समझाने आपको आया हूं। मैं वीडियो किस लिए बना रहा हूं? इसी चीज को समझाने के लिए कि आपका परीक्षा में प्रश्न गलत ना हो। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर भी आप है और यहां पर भी आप है, तो अब आपको पहचानेंगे कैसे कि ये पुरुषवाचक है या निजवाचक है? क्योंकि वाक्य आएगा तो आप थोड़ा सा आपको दिमाग घूमेगा कि इसको पुरुषवाचक लगाएं या निजवाचक लगाएं। तो इन सभी का भ्रम मैं आपका समाप्त करूंगा। इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको बिगाड़ कर अब इन प्रकारों पर हम अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहला क्या है? पुरुषवाचक और सर्वनाम। देखिए, हर बार सर्वनाम की परिभाषा की आपको आवश्यकता रहेगी। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं या सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पहले शब्द को जो लिखा होता है उसको समझिए। पुरुष का मतलब पुरुष, वाचक मतलब बताने वाले, सर्वनाम मतलब सर्वनाम। ठीक है, यानी कि वे नाम जो किसका बोध कराएं? पुरुषों के नाम का। ठीक है, या वे नाम जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं, क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक कहलाते हैं। या वे सर्वनाम जो पुरुषों के नाम के बदले आए। यहां पर जो पुरुष शब्द है ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसकी जो परिभाषा निकल कर आ रही है वह क्या है कि वे सर्वनाम जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब पुरुषों के नाम के बदले का मतलब, अब जैसे आप बोल रहे हो अधिकतर तो ये पुरुषों की जो परिभाषा मैंने दी है ये अधिकतर तो पुरुषों के नाम के बदले ही आएगा। जैसे आप घर पर जाके बोलोगे कि मैं रोटी खाऊंगा, आपने क्या बोला? मैं। अब इस जगह पर आप अपना नाम नहीं बोलोगे। जैसे मेरा नाम मयंक है तो मैं ये नहीं बोलूंगा घर जाके कि मयंक रोटी खाएगा। अगर मैंने ये बात बोल दी तो दिमाग उनका घूमेगा कि अरे मयंक लगता कोई और है, ये अपनी बात नहीं कर रहा है। तो आप मयंक, कोई आपको नहीं जानता, लेकिन मैं बोलोगे तो मैं से आपको तुरंत पहचान जाएगा कोई। जैसे आप बस में सफ़र कर रहे हो, तभी किसी ने, वो कंडक्टर ने पूछा भाई टिकट किसने नहीं ली है, तो आप बोलोगे क्या? नाम बोलोगे? मयंक नहीं ना। नाम बोलोगे तो वो इधर उधर देखेगा, भाई कौन, किसकी, तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। और तभी तुम बोलोगे मैंने नहीं ली, तो जैसे ही मैं बोलोगे वो तुरंत आपके पास में आएगा। तो नाम से क्या हो रहा था? कंफ्यूज हो रहे थे। और मैं से क्या है? आप एक स्थान पर पहुंच रहे हो। तो ये जो मैं प्रयोग किया है आपने किस स्थान पर? एक मनुष्य के नाम के स्थान पर या पुरुषों के नाम के। क्या कभी किसी जानवर ने आपसे आके कहा है, कुत्ते ने आके कहा हो कि मैं भूख लग रही है मुझे खाना खिलाओ? क्या बोलेगा कि मैं भूखा हूं? नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके लिए आप प्रयोग ही नहीं कर सकते। हाँ, कहानियों में, उपन्यासों में इनका प्रयोग हो जाता है, क्योंकि वहां पर इनका प्रयोग करते हैं जानवरों को एक मनुष्य की भाषा बोलते हुए। जैसे कुत्ते ने कहा कि मैं जंगल जा रहा हूं और ऊंट से बोला कि तुम भी मेरे साथ चलो, तो वहां पर यह प्रयोग चल जाएगा। लेकिन जो आपका ये वास्तविक क्षेत्र है या कहा जाए वास्तविक दुनिया में है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जो केवल पुरुषों के नाम के बदले आते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बात समझ में आई? अब कुत्ते से आप क्या बोलोगे कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया? तो क्या वो सुन रहा है आपकी बात को कि तूने खाना या नहीं खाया? अब तू का प्रयोग या तुम का प्रयोग या आपका प्रयोग आप सामने वाले के लिए तो कर सकते हो। आप खाना खा लो, तुम खाना खा लो, तू खाना क्यों नहीं खा रहा? तो ये शब्द आप किसके लिए प्रयोग कर रहे हो? पुरुषों के लिए प्रयोग कर रहे हो। या किसी वस्तु के लिए प्रयोग कर लोगे, या वस्तु आपसे बोल सकती है। पंखा क्या बोलेगा कि मैं आज नहीं चलूंगा? नहीं बोल सकता ना। तो सीधी सी बात है कि किसके नाम के बदले आते हैं? पुरुषों के नाम के बदले। अब बात करते हैं कि ये प्रकार कितने होते हैं। सीधी सी बात है, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। पहला होता है, देखिए इसको ऐसे लिखता हूं तब सही लगेगा। पहला होता है उत्तम पुरुष, ठीक है। दूसरा होता है
मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है। उत्तम पुरुष की बात करी जाए तो उत्तम पुरुष होता है वक्ता, अर्थात बोलने वाला। कौन होता है? वक्ता। जब भी वाक्य में बात वक्ता की होगी, बोलने वाले की होगी या लेखक की होगी, जैसे लेखक अपने बारे में कुछ बता रहा है या अपने बारे में लिख रहा है, तो सदैव उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष होता है श्रोता, अर्थात सुनने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, या आप देख रहे हो, या तुम देख रहे हो, या तू देख रहा है, ये सभी किसके लिए मैं प्रयोग कर रहा हूं? श्रोता के लिए प्रयोग कर रहा हूं। चलिए, और अन्य पुरुष को कौन होता है? इसको हम विषय भी बोलते हैं। क्या? विषय, जिसके विषय में बात हो रही हो। ठीक है, इसको अन्य पुरुष को क्या बोलते हैं? विषय बोलते हैं, या जिसके विषय में बात हो। बात समझ में आई? चलिए, अब इनके कुछ उदाहरणों को हम देख लेते हैं। देखिए, वक्ता की जब भी बात होती है तो क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष मतलब वक्ता। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैंने क्या लिखा? मैं खाना खा रहा हूं। यह बात किसकी हो रही है? बोलने वाले की। तो जब भी बोलने वाले की बात होगी तो वहां पर कौन सा पुरुष होगा? उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष होते कौन कौन से हैं? एक मैं होता है, मैं का बहुवचन हम हो जाता है। अब बात करते हैं कि मैं के अन्य रूप कौन कौन से हैं? मैंने है, मुझको है, मुझसे है। जब हम कारक पढ़ेंगे तो कारकों की विभक्ति जब इनके साथ में जुड़ जाती हैं, चाहे जुड़ जाएं या ना जुड़े, तब भी ये उत्तम पुरुष ही रहेगा, कोई और पुरुष नहीं बन जाएगा। तो ठीक है, वक्ता की जब भी बात होगी तब वहां पर क्या होता है? आपका उत्तम पुरुष। ठीक है। चलिए, अब इधर आ जाते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष अर्थात सुनने वाला। कौन सुन रहा है? आप सुन रहे हैं, तो श्रोता के अंतर्गत आते हैं। एक तू आता है, तू का बहुवचन तुम होता है, और जब किसी को आदर देना होता है तो हम आप का प्रयोग करते हैं। आप असल में क्या है? आदर सूचक है। ठीक है, आदर सूचक क्या है? आदर सूचक है। चलिए, तो अब इसका एक वाक्य समझते हैं। असल में तू का प्रयोग थोड़ा शिष्ट नहीं लगता, ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमसे गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो तू का प्रयोग तो हमने कर दिया है बंद। अब हम तुम का प्रयोग, जो कि बहुवचन है, उसका प्रयोग एक वचन में करने लगे हैं। कैसे करने लगे हैं? कि तुम पढ़ लो। अब ये पढ़ लो एक व्यक्ति से कहा जा रहा है, लेकिन हमने लगाया क्या है? तुम। तो है तो ये तुम बहुवचन, लेकिन हम प्रयोग किस में कर रहे हैं? एक वचन की क्रिया या एक वचन की संज्ञा के साथ में। क्रिया तो बहुवचन ही आ रही है। तो आप समझिए कि एक व्यक्ति के लिए, एक संज्ञा के लिए हमने आजकल तुम का प्रयोग करना चालू कर दिया है। अब इसका अगर हमें बहुवचन और दिखाना हो, अभी तुम बोला, जैसे बच्चे बैठे हुए हैं सामने, आपने बोला कि तुम नहीं पढ़ रहे, तो एक की तरफ देखा तो हम कहना तो सबसे चाह रहे हैं, लेकिन तुम का हम आजकल प्रयोग किस में करने लगे हैं? एक के लिए। तो वो समझेगा कि केवल इससे कह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि तुम लोग या तुम सब का प्रयोग करने लगे हैं बहुवचन दिखाने के लिए। किसका प्रयोग करने लगे? तुम सब या तुम लोग। तो जैसे मैं कहूँ कि तुम मेरे साथ चलना, तो ऐसा लगेगा जैसे एक से कह रहे हैं। और अगर मैं बोल दूँ तुम लोग मेरे साथ चलना या तुम सब मेरे साथ चलना, तब क्या लगेगा आपको? कि हाँ, सही में ही बहुवचन की बात या सभी के लिए ये बात हो रही है। तो बात समझ में आई कि तुम बहुवचन है जरूर, लेकिन ये होता किस में है? एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है। ऐसे ही आप, अब हम क्या करना चाह रहे हैं? तुम पढ़ लो बोल रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि हमसे बड़ा है, हमें इसका आदर करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? आपका प्रयोग करेंगे। जैसे आप खाना खा लो। ठीक है। या आप आगरा गए थे। अब ये जो आप शब्द का आपने प्रयोग किया है, असल में ये तुम ही है। बस हमने करा क्या है कि यहां पर आदर देने के लिए आपका प्रयोग कर दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आजकल तो आदर हम छोटों को भी बहुत देते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को भी आप करके, आप खाना नहीं खाओगे, आपको खाना खाना चाहिए, ठीक है, आपने यह किताब यहाँ क्यों नहीं रखी। तो ये आजकल हम बच्चों के लिए भी आदर सूचक में आपका प्रयोग करने लगे हैं। अब थोड़ा सा मैं इधर एक हम के बारे में भी और बता दूं। हम का प्रयोग अभिमान में बहुत से लोग एक वचन में करने लगे हैं। जैसे हम सबसे अच्छे हैं, तो हम का प्रयोग हम किस में कर रहे हैं? अपने आप के लिए कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर बोले हम सब अच्छे हैं, तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि हमको बहुवचन में दिखाने के लिए सब या
हम लोग लगा दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं इधर अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कौन होता है? विषय, या जिसके विषय में बात होती है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर क्या किसी के बारे में बात हो रही है? नहीं, मैं तो बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो। तो देखिए, ना मेरे बारे में बात हो रही है, ना ही आपके बारे में बात हो रही है। अब जो चीज तुम सुन रहे हो वो किसी तीसरे के बारे में ही तो बात हो रही है। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं कि रमेश बहुत गंदा लड़का है, तो मैंने किसके बारे में बात करी? रमेश के बारे में। तो हम उसके स्थान पर क्या कर सकते हैं? वह का प्रयोग। तो जिसके विषय में बात होती है, तो जैसे वह आगरा गया, या वे पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या ये का प्रयोग हो सकता है? ये पढ़ते हैं, यह आगरा गया, नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर यह नहीं रखा जाता। विशेष परिस्थितियों में प्रयोग हो जाएगा, लेकिन मैं तब बताऊंगा जब आपको निश्चयवाचक कराऊंगा कि विशेष परिस्थिति कौन सी है जहां पर इनका प्रयोग हो जाता है। चलिए, अब कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार बताऊं तो उन्होंने उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को प्रधान पुरुष कहा है और इसको अप्रधान पुरुष कहा है। क्यों कहा है इसको? क्योंकि इनके स्थान पर संज्ञा नहीं आ सकती। बात समझ में आ रही है? और जितने भी प्रकार अब आएंगे, हम जितने भी पुरुषवाचक के अलावा प्रकार पढ़ेंगे, वो पांचों के पांचों प्रकार इस अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब उसको देख लेते हैं कि उन्होंने ये बात जो कही है वो किस आधार पर कही है। चलिए, मैं ये वाक्य लिखा है मैं खाना खा रहा हूं। क्या आप इस मैं के स्थान पर संज्ञा रख सकते हो? देखो, मैं के स्थान पर संज्ञा रख के देखो, रमेश खाना खा रहा है, तो भाई क्रिया भी बदल जाएगी। तो अब बोध कैसा हो रहा है? क्या वक्ता का बोध हो रहा है? भाई मैं के स्थान पर हमने नाम रख दिया, मयंक खाना खा रहा है या रमेश खाना खा रहा है, तो क्या वक्ता का बोध हो रहा है? अब नहीं हो रहा, तो वक्ता का बोध चला गया। इसका मतलब इस स्थान पर संज्ञा नहीं आ सकती। ठीक है, अब यहां आ जाते हैं, तुम पढ़ लो। अब यहां पर हम क्या लगा सकते हैं? मयंक पढ़ लो या सुरेश पढ़ लो? नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते ना। अब आप क्या कर रहे होगे? रमेश पढ़ लो। असल में जो आप रमेश बोल रहे हो ना, वो कर रहे हो आप संबोधन, और फिर उसके बाद में बोल रहे हो तुम पढ़ लो। तो वो संबोधन एक अलग चीज हो गई। संबोधन का मतलब केवल किसी को पुकारना है। ठीक है, वो वाक्य में नहीं बंधा हुआ है। संबोधन वाक्य से बंधे हुए नहीं होते। तो यहां देखते हैं कि तुम पढ़ लो के स्थान पर हम एक रमेश लगाते हैं। तो देखिए, रमेश पढ़ ले। अब जैसे ही रमेश पढ़ ले बात करोगे तो श्रोता की बात नहीं आ रही है। किसकी बात आ रही है? किसी अन्य के बारे में बात हो रही है। तो यहां भी हम संज्ञा का प्रयोग नहीं कर सकते। अब यहां आ जाइए, देखिए, वह आगरा गया, क्या इसके स्थान पर मैं राम लिख सकता हूं? राम आगरा गया। क्या अर्थ आपका श्रोता का या वक्ता का आ रहा है? नहीं आ रहा। चलिए, वे पढ़ते हैं, तो मैंने यहां लिख दिया लड़के पढ़ते हैं। तो क्या इस वाक्य को हम अन्य पुरुष के अलावा कहीं और रख पा रहे हैं? भाई अन्य पुरुष का अन्य पुरुष ही रहा। तो अब बात जो निकल के आती है वो ये है कि जितनी भी संज्ञाएं हैं वो सभी कौन से पुरुष में आती हैं? अन्य पुरुष में आती हैं। यानी कि जितनी भी संज्ञाएं हैं ना मध्यम पुरुष में आएंगी ना ही उत्तम पुरुष में आएंगी। सभी संज्ञाएं किस में आती हैं? उत्तम पुरुष में आती हैं, वो अन्य पुरुष में आती हैं। बात समझ में आ गई? और संज्ञा क्या, इसके बाकी के सर्वनाम के जितने भी प्रकार हैं वो सभी यहाँ आ जाते हैं। चाहे कोई हो, चाहे क्या हो, चाहे कौन हो, जो हो सो हो, सब किस में आ जाएंगे? आपके अन्य पुरुष में। क्यों? क्योंकि अप्रधान पुरुष होता है। तो संभवतः मेरे हिसाब से आपको ये पुरुषवाचक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कारक भी बदल के आ जाते हैं तब भी हो जाता है। जैसे अगर मैं देखा है, राजू मुझे पढ़ाता है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें बताइए सर्वनाम कौन सा है। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम तो है, लेकिन कौन सा पुरुषवाचक है वो आपसे पूछ रहा है। उत्तम है, मध्यम है या अन्य है। तो आप यहां देखिए, मुझे शब्द आया है और मुझे शब्द बना किन से है? मैं से बना है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, इस चीज को कारकों से विभक्ति से क्या परिवर्तन आता है सर्वनामों में, ये हम कारक के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको बिगाड़ दे रहा हूं। अगर इसमें अगर कोई समस्या हो, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि आपको नहीं समझ में आया या इसको और डिटेल में बताओ, तो मैं अगले वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा। चलिए अगले हम इसके प्रकार पर चलते हैं। चलिए, जो अगला हमारा सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। ठीक,
निजवाचक सर्वनाम। यदि निजवाचक सर्वनाम की बात करी जाए तो निजवाचक सर्वनाम होता है आपका आप। क्या होता है? आप। अब भाई थोड़ा सा समस्या ये आ गई कि अभी आप पुरुषवाचक में, पुरुषवाचक के मध्यम पुरुष में आपका प्रयोग देखकर आए हैं, तो अब पेपर में समस्या आएगी कि ये आप और इस आप में अंतर क्या है। वाक्य में किस आप को हमें निजवाचक लगाना है और किस आप को हमें पुरुषवाचक लगाना है, ये थोड़ा सा आपको समस्या दे सकता है, लेकिन जब तक मैं हूं आपको समस्या नहीं आने दूंगा। तो देखिए, ये जो आप है आपने प्रयोग क्यों किया था? ये आपने प्रयोग किया था तुम के स्थान पर। किसके स्थान पर? तुम। तुमसे क्या लग रहा था कि थोड़ा आदर कम हो रहा था, तो हमने इस आपका प्रयोग केवल किस लिए किया? आदर देने के लिए। और ये जो आप है ये है खुद के अर्थ में, स्वयं के अर्थ में, स्वतः के अर्थ में आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए असली आप कौन सा है, तो असली आप यही है कि अगर आपसे पेपर में दे दे कि बताओ आप कौन सा सर्वनाम है, आप केवल इतना दे दे कि आप कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, तो ये निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि आपका अर्थ ही होता है स्वयं का या खुद का। ठीक है, स्वयं का या खुद का इसका अर्थ होता है। यहां से इसको यहां लाकर हमने प्रयोग कर लिया है। तो ये जो आप है ये तुम के स्थान पर प्रयोग हुआ है, और ये जो आप है वो खुद, स्वयं या स्वतः के लिए प्रयोग होता है। अब समझते हैं कि पेपर में हमें इसको अंतर कैसे करना है। तो देखिए, पहला तो मैं आपको तरीका ये बताता हूं कि आप जब भी किसी वाक्य में आप लिखा दिखाई दे तो उस आप के स्थान पर तुम रख के देख लीजिए। अगर वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अर्थात सभी कारक जैसे के तैसे बने हुए हैं, क्योंकि देखिए संज्ञा और सर्वनाम जब किसी वाक्य में आती है तो वो किसी ना किसी कारक के रूप में आती है। बात समझ रहे हैं? तो अगर तुम वाक्य में आया है, यानी कि आप किसी वाक्य में आया है, और यदि आपके स्थान पर तुम रखते समय वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उसके कारक वैसे के वैसे बने हुए हैं, तो समझ लीजिए कि वो पुरुषवाचक आप है। और यदि आपके स्थान पर तुम रखने पर या आपके स्थान पर खुद रखने पर या स्वयं रखने पर अगर वाक्य परिवर्तित हो रहा है तो वो फिर निजवाचक नहीं है। बात समझिएगा, इन दोनों चीजों को मैं अच्छी तरीके से समझाता हूं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, आप खाना खा लो। एक वाक्य लिख दिया, तुम आप ही खाना खा लो। चलिए मैं ये तुम हटा देता हूं, तुम के स्थान पर राम लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब खा लो तो नहीं होगा, राम आप ही खाना खा लो, खा लेता है। वाक्य शुद्ध था वो। चलिए देखते हैं, आप खाना खा लो और राम आप ही खाना खा लेता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि यहां पर दोनों ही वाक्यों में आपका प्रयोग हुआ है, लेकिन एक में तो आप आपका निजवाचक सर्वनाम है और एक में पुरुषवाचक सर्वनाम है। इनकी परिभाषा कर दूं तो परिभाषा क्या है कि निजवाचक सर्वनाम का जो आप है वो पुरुषवाचक आप से अलग होता है। जब वाक्य में कारक के रूप में कोई आप आता है तो वो पुरुषवाचक होता है, और यदि कारक के विषय में कुछ विधान किया जाता है या कारक के विषय में बताता है तब वो क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो कहा जाए तो ये कारकों से बंधा हुआ है और ये कारकों से आजाद है। ठीक है, इसे हम कारकों में सामान्य रूप से नहीं बांध सकते। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं कि जब इसको हम कारक से बांध सकते हैं, वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा इसी वीडियो में। चलिए, आप खाना खा लो, तो यहां पर देख लीजिए कौन खाना खा लो? आप। तो इस वाक्य का कर्ता है क्या? आप। चलिए अब यहां पर देखते हैं कौन खाना खा लेता है, तो यहां पर राम खा लेता है, तो इस वाक्य का कर्ता कौन है? राम है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, हम इनको तुमको और आपके स्थान पर स्वयं दोनों जगह रख के देख लेते हैं। हमने यहां लिख दिया आपके स्थान पर तुम खाना खा लो। अब फिर पूछिए कौन खाना खा लो? तुम। बस अंतर कितना आया कि बस आदर करना बंद कर दिया। ठीक है, तो यहां पर तुम फिट बैठ पा रहा है, और यदि तुम फिट बैठ गया तो वो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए अब यहां पर भी, यहां पर एक बार और स्वयं रख के और देख लेते हैं। अगर स्वयं फिट बैठ गया तो ठीक है, तो कन्फर्म करके देखते हैं ना। चलिए अब हमने क्या किया कि इस आपके स्थान पर स्वयं रख दिया। ठीक है, स्वयं रख दिया। अब स्वयं खाना खा लो। बात तो भाई साहब ये भी सही सा लग रहा है, भाई वाक्य तो ये भी सही सा लग रहा है कि स्वयं खाना खा लो। अब जरा मुझसे प्रश्न पूछिए इस वाक्य से
कौन खाना खा लो, उत्तर क्या है? स्वयं। ये कौन का उत्तर नहीं है, ये तो कैसे का उत्तर है। भाई कैसे खाना खाओगे? स्वयं खाओगे। लेकिन कौन खा रहा है खाना, वो कहां है यहां पर? अभी तक तो तुम खा रहे थे ना खाना, अब कहां गया वो? तो यहां पर आप देखिए कारक में परिवर्तन आ गया और कर्ता कारक यहां से गायब हो गया। इसका मतलब इस आप का अर्थ स्वयं नहीं है, और यदि स्वयं नहीं है तो ये आप आपका निजवाचक नहीं है। अब यहां आ जाते हैं, राम आप ही खाना खा लेता है, तो यहां क्या तुम रख सकते हो कि राम तुम ही खाना खा लेता है? क्या आप यहां पर स्वयं रख सकते हो राम स्वयं ही खाना खा लेता है? बिल्कुल फिट बैठ रहा है, और अगर फिट बैठ रहा है तो फिर ये क्या है? निजवाचक है। बात समझ में आई? चलिए अब आपको एक तरीके से और बताता हूं। आप के साथ में यदि कोई भी कारक विभक्ति लगी है, आपने, आपको, आपसे, मैंने क्या बताया था? कारक विभक्ति लगेंगी तो पुरुषवाचक ही होगा। ठीक है, जैसे आपने खाना खाया, मैंने आपको खाना खिलाया, मैंने आपसे कॉपी मांगी, मैं आपके लिए खाना लाऊंगा, मैं आप पर आश्रित हूं। ठीक है, मैं आपका भाई हूं। क्या हूं? आपका भाई हूं। तो आप इन सभी जगह पर तुम रख सकते हैं। तुमने, आपको, वो, तुमको, तुमसे और तुम्हारा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं, क्या इस आपको अर्थात निजवाचक आपके साथ में ये रूप बनेंगे? बनेंगे ही नहीं। कभी ये कर्ता कारक के रूप में नहीं आ सकता। ये कर्ता कारक नहीं होता, ये कर्ता के कार्य में कर्ता के बारे में विधान करता है। यानी कि कर्ता, जिस वाक्य का जो कर्ता होता है, जब स्वयं के बारे में कुछ कहा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? निजवाचक कहते हैं। जैसे एक वाक्य है, रमेश अपने को सुधार रहा है। अब ये जो अपने शब्द आया है, असल में इस आप का जो रूप बनेगा, देखिए ये वाला जो आप है वो तो इसके रूप है तुम के, यानी कि इस वाले आपके, आपने, आपको, आपसे, आपका, और इसका केवल तीन ही रूप बनेंगे, अपना, अपनी और अपने। ठीक है, बात समझ में आ रही है? या फिर इसके साथ में और कारक विभक्ति अलग से और लगाई जा सकती है, अपने को, अपनी को, अपने को। ठीक है, अपने को। तो यहां पर देखिए मैंने ये अपने को लगा दिया, तो इस अपने के स्थान पर आप क्या रख सकते हो? खुद को। रमेश खुद को सुधार रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो देखिए मैं इतना आपको दिमाग नहीं लगवा रहा, सीधी सी बात है कि यदि कारक के रूप में अगर आप आ रहा है, या आपके स्थान पर तुम फिट बैठ रहा है, या आपका अर्थ तुम निकल के आ रहा है, तो वह पुरुषवाचक होगा। और यदि आपका अर्थ स्वयं, खुद या स्वतः निकल कर आ रहा है, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम वाला आप होगा। ठीक है, और अगर आप अपना, अपनी, अपने के रूप में आ रहा है तो निजवाचक होगा। यदि आप इनमें से किसी कारक के रूप में आ रहा है तो वो पुरुषवाचक होगा। चलिए एक आध वाक्य और देख लेते हैं निजवाचक के, और आपके लिए ये प्रैक्टिस भी है एक तरीके से, आप मुझे बताना। ठीक है, देखिए ये कभी कभी परस्पर, परस्पर या आपस के लिए भी प्रयोग होता है। ठीक है, आपस के लिए भी क्या प्रयोग होता है? आप प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूं आपसी लड़ाई बंद करो। ठीक है, आपसी लड़ाई बंद करो। तो ये जो आपसी शब्द है, ये स्थान पर आप तुम नहीं लगा सकते। ये क्या है? आपसी लड़ाई मतलब हम दोनों के अंतर्गत लड़ाई जो है उसी को हम क्या बोलेंगे? आपसी। जब भी आपसा, आपसी, आपसे आए तब भी क्या लगाएंगे? निजवाचक सर्वनाम लगाया जाता है। अब मैं वाक्य दे रहा हूं, जैसे कहा जाए आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। अब यहां पर क्या आप तुम लगा सकते हो कि तुम भले हो तो जग भला? नहीं लगा सकते। आप यहां पर खुद लगा सकते हो, स्वयं अगर आप भले हो तब जाकर आपके लिए जग भला है। पहले अपने आप को सुधारो। ठीक है, तो आप सुधरो तब दूसरा सुधरेगा। तो आपका मतलब यहां पर तुम नहीं है, यहां पर जो आपका अर्थ निकल के आ रहा है वो खुद का निकल के आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। अब जो अगला वाक्य दे रहा हूं, ये अगर वाक्य आ गया तो 100% आप फंस सकते हो। देखते हैं कैसे। तुमने मुझे बुलाया और आप चलते बने। ठीक है,
इस वाक्य में मुझे बताइए, ये जो आप है वो निजवाचक है या पुरुषवाचक आप है? आपको जो जो मैंने अभी तक तरीके बताए उन सभी को लगाकर देखिए कि ये जो आप है वो पुरुषवाचक है या निजवाचक है। लगाइए, मैं पानी पी रहा हूं जब तक। हाँ जी, लगाया आपने? चलो देखते हैं। देखो, दो तरीके से उत्तर है मेरे पास, एक तो व्यवहारिक तौर पर उत्तर है और एक व्याकरण के आधार पर उत्तर है। ठीक है, तो पहले व्यवहारिक तौर पर समझते हैं। व्यवहारिक तौर पर अगर बात करी जाए तो देखिए, पहले हमने वाक्य का जो कर्ता बनाया है वो कौन है? किसने बुलाया? तुमने बुलाया। तो यहां पर हमने आदर किया नहीं। क्या आदर किया आपने? भाई, तुम के स्थान पर आदर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आपका प्रयोग करते हैं। तो क्या यहां आपने आपका प्रयोग किया? आपका प्रयोग नहीं किया। तो भाई साहब, अब ऐसा क्या हो गया कि हम इज्जत देने लग गए? तो या तो आप दोनों जगह होना चाहिए। आप कहोगे वाक्य है शुद्ध, वाक्य शुद्ध है, या तो दोनों जगह आप लगाओ या दोनों जगह तुम लगाओ। तो पहला लोचा तो यही दिखाई दे रहा है कि भाई पहले तो तुमने लग गया और दूसरी बार में आप लग गया। क्योंकि आप अगर यहाँ देखोगे तो तुम भी फिट बैठ रहा है और आप भी फिट बैठ रहा है, यानी कि स्वयं भी फिट बैठ रहा है। देखो, तुमने मुझे बुलाया और तुम चलते बने। और इसको दूसरे तरीके से देखिए, तुमने मुझे बुलाया और स्वयं चलते बने। तो दोनों ही तरीके से वाक्य आपको सही लग रहा है। तो अब कंफ्यूजन पैदा हो गया, तो अब बस उसी कंफ्यूजन को मैं समाप्त करने आया हूं। अब समझिए, हम व्याकरण के अनुसार समझते हैं। किसके? व्याकरण के अनुसार, सर्वनाम के नियम के अनुसार समझते हैं। देखिए कि जब भी कोई वाक्य और, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, अतः, इसलिए से जुड़ा हो, यानी कि संयुक्त वाक्य हो और उसके दोनों ही कर्ता एक जैसे हों, तो हम एक कर्ता को कॉमन ले लेते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिखूं, राम विद्यालय गया, राम ने परीक्षा दी। अब मैं इसको संयुक्त वाक्य बनाऊं तो देखिए, इन दोनों ही वाक्यों के कर्ता कैसे हैं? समान है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, राम विद्यालय गया और परीक्षा दी। बिल्कुल सही है वाक्य। अब क्या मैंने दोबारा यहाँ राम लिखा? नहीं लिखा। चाहता तो यहाँ पर मैं सर्वनाम का प्रयोग भी कर सकता था, लेकिन अनावश्यक शब्दों की हमें आवश्यकता ही नहीं होती है। यानी कि राम विद्यालय गया और उसने परीक्षा दी। तो इतनी बात कहने की जरूरत क्या है? क्योंकि हमें तो एक वाक्य बनाना है, संयुक्त रूप से हम वाक्य की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया? कर्ता को कॉमन ले लिया। असल में ये जो वाक्य हैं, ये भी दो वाक्य हैं और इस वाक्य का जो कर्ता है वो हमने कॉमन ले रखा है यहाँ पर। असल में ये दो वाक्य क्या है कि तुमने मुझे बुलाया, पहला वाक्य, और दूसरा वाक्य क्या है कि तुम स्वयं चलते बने। यानी कि ये जो वाक्य है वो क्या है? तुम स्वयं चलते बने। अब दोनों ही वाक्यों का कर्ता क्या है? तुम है। तो हमने क्या किया? तुमको कॉमन ले लिया है। अब जो वाक्य बन के आया वो क्या है कि तुमने मुझे बुलाया और स्वयं चलते बने। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब ये जो आप है वो क्या कहलाएगा? निजवाचक कहलाएगा। बात समझ में आई आपके? मेरे हिसाब से निजवाचक सर्वनाम आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, पुरुषवाचक सर्वनाम भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। मेरा तरीका यही है, मैं धीरे धीरे ही समझाता हूँ। मैं ये नहीं है कि 10 मिनट में आपको पूरा सर्वनाम करा दूँ। कराने को मैं 10 मिनट में आपको सर्वनाम करा सकता हूँ, लेकिन मेरा काम है आपको रटाना नहीं है, मेरे को आपको समझाना है। ठीक है, तो देखिए, आपको अगर यहाँ तक समझ में आया तो अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अनलाइक मेरे वीडियो को कर देने से, बहुत से आते हैं, देखिए कुछ हेटर्स होते हैं, उनको तो आप देख ही नहीं सकते, आप उनको तो पकड़ ही नहीं सकते। उनका काम ही बस ये है कि आए वीडियो पर और अनलाइक दबाया और चले गए। वो देखते नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। उनका काम ही ये है। वो लोग भाई साहब दुनिया में अवतरित इसलिए हुए हैं कि भगवान मुझे धरती पर भेज दो, मुझे यूट्यूब पर जाके लोगों के वीडियो अनलाइक करने हैं। तो उनका काम यही है। वो यूट्यूब पे जब भी जाएंगे, किसी का भी वीडियो खोलेंगे तो सबसे पहले अनलाइक का ही बटन दबाएंगे। उनका काम ही ये है। तो उनसे मैं नहीं जीत सकता, उनको नमस्ते करता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, किसी भी वीडियो में, तो आप मुझे तुरंत लिखिए, मुझे बताइए। ठीक है, चलिए। तो आप देखिए पुरुषवाचक और निजवाचक के इस वीडियो को दोबारा से देखना। नहीं समझ में आता तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में इससे आगे के जो आपके प्रकार हैं मैं उन पर चर्चा करूँगा और इनके उदाहरण फिर से दूंगा। मैं आपसे पूछूंगा कि निजवाचक और पुरुषवाचक में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।